हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ह्यूमन राइट्स है क्या, उसका अर्थ क्या है और ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ था उनके बारे में, और फिर हमारे इंडिया में ह्यूमन राइट्स से संबंधित क्या कुछ प्रावधान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, इन सारी बातों को हम पढ़ें। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों के अधिकार के बारे में, चाइल्ड्स राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बचपन जीवन का वह स्वर्णिम दौर होता है जब किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, कोई जवाबदेहिता नहीं होती है, सब कुछ नया सा होता है और ये रंग बिरंगी दुनिया हमें अपने ओर खींच रही होती है। बचपन के खेल कूद हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, किस्से कहानियां हमें जीवन भर शिक्षा देते हैं और मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपका विचार काफी हद तक आपके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश आपका शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है, इसलिए हर इंसान को एक खुशनुमा बचपन मिले ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में इसे बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकार के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं और कई तरह की संस्था का भी निर्माण किया गया है। तो हम आज अपने इस लेक्चर में इन्हीं सारी बातों को पढ़ेंगे कि बच्चों के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ प्रावधान किया गया है। इन सारे बातों को पढ़ेंगे और खास करके जानेंगे कि बच्चे किसे कहते हैं और बच्चों के अधिकार क्या हैं। इन सारी बातों को हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चों के अधिकार, चाइल्ड्स राइट। बाल अधिकार क्या होते हैं? ये डेफिनेशन जो दिया गया है, 18 साल की कम उम्र के सभी बच्चों को हमारे देश के कानूनों और हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में दी गई सुविधाएं और अधिकार मिलने चाहिए। यानी कि बाल अधिकार क्या होते हैं? बाल अधिकार क्या होते हैं? बाल अधिकार वो अधिकार होते हैं जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हमारे देश के कानून, हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है बच्चों के लिए बनाई गई हैं, वो सारी सुविधाएं, वो सारे अधिकार बच्चों को मिले। यही चीज़ बाल अधिकार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो हुआ था बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए, उसमें एक डेफिनेशन दिया गया था। वो डेफिनेशन यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल की कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। इस परिभाषा को दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। यह परिभाषा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में पाई जाती है। यह कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिस पर ज़्यादातर देश अपनी रजामंदी दे चुके हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन स्पेशली बच्चों के लिए हुआ था, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हुआ था। और वहीं पे ये डेफिनेशन दिया गया था कि कितने साल के बच्चों को हम बच्चे की कैटेगरी में रख सकते हैं, नाबालिग बच्चे के रूप में रख सकते हैं। बच्चे की परिभाषा की गई थी, तो उसमें कहा गया था कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है वो बच्चा कहलाएगा। तो इस परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन में अपना लिया गया था। और इस कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है और इस कानून पर बहुत सारे देशों ने अपनी रजामंदी दे चुकी है और सिग्नेचर कर दिए हैं। तो हम आगे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये देखा कि बच्चों का डेफिनेशन कैसे बाल अधिकार कन्वेंशन में दिया गया था। तो हमने डेफिनेशन देख लिया बच्चों का। बच्चे किन्हें कहेंगे? जो भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है उन्हें हम बच्चा कहेंगे। अब देखते हैं भारतीय संविधान में क्या कुछ प्रावधान है बच्चों के लिए। भारतीय संविधान सभी बच्चों को कुछ खास अधिकार प्रदान करता है।
ये अधिकार खास तौर से उनको ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं। तो हम हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अधिकारें बच्चों को दी गई हैं, यहाँ पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। धारा 21A हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ये आर्टिकल 21 के ए में कहा गया है। हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है। 14 साल की उम्र तक सीमा बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार, काम से सुरक्षा का अधिकार धारा 24 में है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल के उम्र से नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसे खतरनाक रोजगार के लिए उसे नहीं भेजा जा सकता, उसे कोई खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ये चीज़ हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में लिखा गया है। उन्हें दुराचार से बचने और गरीबी के कारण अपनी उम्र या ताकत से ज़्यादा बड़े काम करने की मजबूरी से बचाने का अधिकार धारा 39 में है। यानी कि आर्टिकल 39 में कहा गया है कि बच्चों को दुराचार से बचाया जाएगा और गरीबी के कारण अपनी उम्र या ताकत से बढ़कर वो काम नहीं कर सकते। मजबूरी, अगर उन्हें मजबूरी में कोई बड़ा काम करना पड़ रहा है, वो बच्चे हैं, अपनी ताकत से ज़्यादा उनसे काम लिया जा रहा है, तो उससे बचने का अधिकार, उससे संरक्षण का अधिकार हमारे धारा 39 में दिया गया है। बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण और आज़ादी व इज्जत के साथ बराबर अवसर व सुविधाएं पाने का अधिकार है। संविधान में बचपन और युवा अवस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक लाचारी, बेसहारेपन से सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है धारा 39F में। 39E में तो कहा गया है कि बच्चों की ताकत से ज़्यादा उनसे बड़े काम नहीं करवाए जाएंगे, इससे संरक्षण मिला है। और 39F में कहा गया है कि बच्चों के पोषण पे, उनके आज़ादी, उनके इज्जत और उनके विकास के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। और संविधान में बचपन और युवा अवस्था को शोषण व नैतिक भौतिक लाचारी और बेसहारेपन से सुरक्षा मिलेगा। ये बात 39F में कही गई है। तो हमने अब यहाँ देखा कि बच्चों का बाल अधिकार होते क्या हैं, बाल अधिकार देख लिया हमने। और फिर किस तरह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन ने बालक कौन होते हैं, बच्चे कौन होते हैं, उनका डेफिनेशन दिया है, इसको हमने देखा। और फिर हमने देखा कि बच्चों के अधिकार से संबंधित क्या कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं। इन बातों को हमने अपने स्लाइड में देखा। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन क्या है और क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन। तो उसमें देखते हैं क्या कुछ प्रावधान है। बच्चों के बारे में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण कानून के साथ साथ यह कानून भी बच्चों के अधिकारों को तय करता है। ये जो कन्वेंशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन, ये बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानून बनाया था और उनके अधिकारों को तय किया था और उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। और जितने भी UN के सदस्य देश हैं, शायद उन्होंने, उन सभी सदस्य देशों ने इस पर सिग्नेचर किया और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का वादा किया इस कन्वेंशन में। जो अधिकार हर उम्र, हर किस्म, हर नस्ल के लोगों को मिलते हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। बच्चों को भी ये अधिकार मिलते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ खास तरह के अधिकार भी दिए गए हैं। मानवाधिकार के जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार बच्चों को भी हैं, लेकिन इनके बावजूद जो बचपना होता है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है, इसलिए इनके लिए, बच्चों के लिए कुछ और ख़ास तरह के अधिकार भी दिए गए हैं, जिससे कि उनके बचपन के अधिकारों को और ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सके, ज़्यादा संरक्षण किया जा सके उनके अधिकारों का। ये अधिकार उन्हें इसलिए मिले हैं क्योंकि बच्चों को हमेशा ज़्यादा हिफाजत और देख रेख की ज़रूरत होती है। जो बच्चे होते हैं वो अज्ञान होते हैं, इसलिए बच्चों के संरक्षण, उनकी हिफाजत की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।
तो इन अधिकारों को बाल अधिकार या बच्चों के अधिकार कहा जाता है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन यानी कि CRC में ये बात लिखी गई है। जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन हुआ था उसमें जो रूल्स बनाए गए थे उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि बच्चों को किस तरह कुछ खास अधिकार दिए गए हैं और उनकी किस तरह हिफाजत की जानी चाहिए, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो देखते हैं, हमारे देश में तो 18 साल से कम उम्र में ही ना जाने कितने बच्चों की शादी ब्याह हो जाते हैं या उन्हें नौकरी पर लगा दिया जाता है। अगर समुदाय ये मानता है कि ऐसे बच्चों को हिफाजत की ज़रूरत नहीं तो यह गलत है। उन्हें भी उतनी ही सुरक्षा और अवसर और मदद मिलनी चाहिए जितनी और बच्चों को मिलती है, ताकि बालिग जिंदगी की और वे भी आत्मविश्वास के साथ और सही ढंग से बढ़ सके। हमारे भारत देश का कंडीशन ये है, अभी भी मतलब इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी अभी हमारे भारत देश की ये हालत है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी आज भी कम उम्र में शादी कर दी जा रही है। आप कभी भी होटल या दुकानों पे देखते होंगे छोटू नाम से पुकारा जाता है जिन बच्चों को, वो भी 18 साल के कम बच्चे होते हैं, उन्हें होटल में चाय देने के लिए या फिर होटल में काम करने के लिए लगा दिया जाता है, यानी कि मजबूरन उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है गरीबी की वजह से। अगर समुदाय ये मानता है कि ऐसे बच्चों की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है तो ये गलत है। कुछ लोगों की धारणा है कि मानवाधिकार तो मिल गया है तो फिर इनके लिए अलग से अधिकार की क्या ज़रूरत है या फिर इनके लिए अधिक हिफाजत की क्यों ज़रूरत है। तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि ये वही स्टेज है जो अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी स्टेज का प्रभाव हमारे युवा अवस्था में भी पड़ता है। उन्हें भी उतनी ही सुरक्षा, अवसर और मदद मिलनी चाहिए जितनी और बच्चों को मिलती है, ताकि बालिग जिंदगी की और वे आत्मविश्वास के साथ और सही ढंग से बढ़ सके। यानी कि अगर उनका बचपन स्ट्रांग होगा तो उनकी जो युवा अवस्था है वो भी स्ट्रांग होगी और इस तरह वह अपने देश के लिए और अपने भविष्य के लिए कुछ कर सकेंगे। और देखते हैं उन्हें कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए या फिर मिले हैं हमारे संविधान में। जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, तो जीने के अधिकार में देखिए कौन कौन से अधिकार बच्चों को के आ जाते हैं, शामिल हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार, सही जीवन जीने का अधिकार, एक नाम और एक राष्ट्रीय का अधिकार। यानी कि जीवन जीने के अधिकार का जो दायरा है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी इससे संबंधित कोई भी केसेस आते हैं तो इसकी व्याख्या करते रहती है। तो स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपके जीवन जीने का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है एक तरह से। यानी कि स्वास्थ्य पर भी सरकार को, समुदाय को ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो सकेगा। पोषण का अधिकार, अगर बच्चों की पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चों में मलन्यूट्रिशन जैसी कंडीशंस आ जाएंगी या फिर कहीं ना कहीं उनके जीवन जीने का जो अधिकार है उसका हनन होते हुए दिखाई देगा। एक नाम, सही जीवन जीने का अधिकार, मतलब बच्चों को सही गाइडलाइन मिले जीवन जीने का, उन्हें सही मार्गदर्शन करने वाले लोग मिले और सारी मूलभूत आवश्यकता वाली सभी चीज़ें बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया गया है जीने के अधिकार में। एक नाम और एक राष्ट्रीयता का अधिकार, यानी कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, ये बात बताया गया है, ये भी जीवन जीने के अधिकार में आ जाएगा। बच्चों का विकास का अधिकार, विकास के अधिकार में शिक्षा का अधिकार आ जाएगा, बचपन में देखभाल और सहायता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे विकास के अधिकार में आएंगे। विकास, किसी व्यक्ति का विकास कैसे होता है? व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करता है या फिर बचपन में उसकी जो देखभाल है वो किसी अच्छे पेरेंट्स के द्वारा की गई है, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिला है, तो बच्चे का विकास होता है। और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, जिस समाज में रहता है पूरे समाज का ये दायित्व होता है कि उन बच्चों की सुरक्षा की जाए, उनके बचपने का सुरक्षा किया जाए, उनके बाल अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारे बाल अधिकार विकास के अधिकार में आ जाएंगे बच्चों के। और अब सुरक्षा का अधिकार जो दिया गया है इसमें देखते हैं क्या क्या है। सुरक्षा के अधिकार में शोषण से मुक्ति का अधिकार, यानी कि सुरक्षा के अधिकार में आएगा कि बच्चों का कोई शोषण नहीं कर सकता,
उन पे लैंगिक हमला जो होता है वो नहीं किया जा सकता है। उत्पीड़न से मुक्ति, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न नहीं दी जानी चाहिए। अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव से मुक्ति का अधिकार है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा और अमानवीय उनके साथ जानवर जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। उपेक्षा से मुक्ति, बच्चों का कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, यानी कि सुरक्षा के अधिकार में ये सारे आ रहे हैं। इमरजेंसी या अपंगता आदि खास हालात में विशेष सुरक्षा का अधिकार है। अगर बच्चा अपंग है या फिर कुछ इमरजेंसी जैसी कंडीशन है तो उसमें तो उसे खास सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। और सहभागिता के अधिकार में क्या क्या है? सहभागिता के अधिकार में है बच्चों की सोच का सम्मान करना, यानी कि जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, बच्चे कभी कभी बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो हमें उन्हें नकारना नहीं चाहिए, फिर मना नहीं, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सोच का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी बच्चे अगर अपनी भावनाओं को आपके सामने रखते हैं या फिर कभी कभी वो बहुत अच्छा गाइड कर जाते हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सोच का सम्मान करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करना चाहिए। उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना चाहिए, यानी कि बच्चा जब कुछ बोलता है तो उसे बोलने देना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका विकास होगा धीरे धीरे। तो ये आपका दायित्व है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप पेरेंट्स हैं या फिर एक समाज में रहते हुए आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप ये सारी कर्तव्य करेंगे। उन्हें सही सूचनाएं देना, बच्चों को भ्रमित नहीं करना है, उन्हें सही सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो बच्चों को ये वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार ये सहभागिता के अधिकार में दिया गया है। सुरक्षा के अधिकार में देखिए क्या कुछ वर्णन है कि सुरक्षा के अधिकार में कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं बच्चों को। तो शोषण, दुराचार, अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव और उपेक्षा से पूरी तरह सुरक्षित हो, ये कहा गया है। सुरक्षा के अधिकार में कहा गया है कि बच्चों का शोषण नहीं किया जा सकता, यानी कि बच्चों को शोषण से बचाना है, दुराचार से बचाना है, अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव होने से बचाना है, उनकी किसी भी तरह से उपेक्षा ना हो, इससे बचाना है। सुरक्षा की ज़रूरत सभी बच्चों को होती है, फिर भी अपनी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ बच्चों की हालात औरों से ज़्यादा नाजुक होती है। लिहाजा इस प्रकार के बच्चों को हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जिनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी विषम होती है, तो उन बच्चों की हालात जो होती है और बच्चों से नाजुक होती है। जैसे एक गरीब घर का बच्चा है और एक अमीर घर का बच्चा है, तो अमीर घर के जो बच्चे हैं उनका तो एक विशेष ध्यान उनके पेरेंट्स ही दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है उनकी देख रेख का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट के ऊपर और उस समाज में, जिस समाज में वो रह रहा है, एक जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है उनके ऊपर खास ध्यान देना। तो ये बातें कही गई हैं। बेघर बच्चे या फिर फुटपाथ पर रहने वाले, विस्थापित, उजाड़े गए बच्चे, शरणार्थी इत्यादि बच्चों का अच्छी तरीके से सुरक्षा किया जाएगा। सड़कों पर रहने वाले बच्चे, जो सड़क पर, फुटपाथ पे आप देखते होंगे, ऐसे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना है। अनाथ या छोड़े गए बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कामकाजी बच्चे, जो बच्चे बचपन में ही काम करने लगते हैं, बाल वेश्याएं, यानी कि जिन बच्चों को बचपन से ही इन धंधों में लगा दिया जाता है या फिर उनको बेच करके उनसे कुछ मजबूरी का उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, तो ऐसे बच्चों का विशेष देखभाल होगा। हिंसक हालात में फंसे बच्चे, HIV एड्स के शिकार बच्चों का वर्णन किया गया है कि इनकी किस तरह सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे, मान लीजिए जिन बच्चों को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है या फिर जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे भी बच्चों को कहीं ना कहीं समाज उपेक्षित निगाहों से देखती है। तो ऐसे भी बच्चों के जो अधिकार हैं, का जो बाल अधिकार है उसे सुनिश्चित करने का भी अधिकार मिला है। विकलांग बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का अधिकार है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के बच्चे, इन सारी श्रेणियों में बच्चियों और भी ज़्यादा खतरे में होती हैं, यानी कि ये
जितनी श्रेणियाँ हमने पढ़ा, सड़कों पे रहने वाले, अनाथ, कामकाजी बच्चे, बाल वेश्याएँ, हिंसक हालात में बच्चे, तो इसमें खास करके इन बच्चों में जो बच्चियाँ होती हैं उनको और भी ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए बच्चों के पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के दुराचार और शोषण के बारे में प्रचलित कुछ गलत फहमियाँ इस प्रकार हैं। बच्चों के दुराचार और शोषण के बारे में प्रचलित कुछ गलत फहमियाँ इस तरह है। सुरक्षा के अधिकार को हमने देख लिया कि इसमें किन किन से बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया गया है, किन किन तरह के बच्चों को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इन सारी बातों को हमने इसमें पढ़ा, सुरक्षा के अधिकार में। अब देखते हैं कि क्या कुछ गलत फहमियाँ हैं, क्या कुछ उनके शोषण के बारे में प्रचलित जो गलत फहमियाँ हैं, बच्चों के साथ जो दुराचार, शोषण और उनके साथ जो अन्याय होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत में क्या कुछ हालात हैं, और हर जगह ये जो बाल श्रम जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, शोषण, लैंगिक शोषण, बाल श्रम और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक जिन खतरों का सामना करता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल श्रम के बारे में कि ये कैसी समस्या है जो बालकों के अधिकार को सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो बाल श्रम जो है एक बहुत ही अधिक जटिल समस्या बन के उभरा है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अपने देश के समक्ष बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। वर्ष 1979 में भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने समस्या का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं है। यानी कि अब हम बाल श्रम की जो समस्या है, बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने में जो बाधा उत्पन्न करती है, ये एक बाधाओं में से, सभी बाधाओं में से एक बाधा है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम पढ़ रहे हैं। तो सरकार भी इस बाल श्रम की जो समस्या है, इस चुनौती से निजात पाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। रूल्स, कानून, नियम, समितियां बना रही है। तो उसी तरह एक कदम उठाई थी गवर्नमेंट ने 1979 में। सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने के लिए एक गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था। गुरुपाद स्वामी कमेटी का गठन किया और इस समिति ने इस जो बाल श्रम जैसी जो समस्या है इसका विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। पूरी समस्या का उन्होंने अध्ययन किया कि बाल श्रम है क्यों, क्या कारण से बाल श्रम इंडिया में इतने ज़्यादा है, और फिर इन सब पे अध्ययन करने के बाद से उन्होंने क्या किया, अपनी सिफारिशें, अपना रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया, रिकमेंड किया। उन्होंने देखा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी को हटाना संभव नहीं है। यानी कि उन्होंने बाल मजदूरी का प्रमुख कारण उन्हें मिला गरीबी, यानी कि गरीबी की वजह से ही बाल मजदूरी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है भारत में। तो गुरुपाद स्वामी समिति ने गरीबी को बाल मजदूरी का एक कारण बताया। गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। जो गुरुपाद स्वामी समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर एक बाल मजदूरी प्रतिबंध व विनियमन अधिनियम आया था 1986। तो 1986 में इस अधिनियम को लागू किया गया जिससे बाल मजदूरी से बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशिष्टकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई और अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। यानी कि बच्चे, इस अधिनियम के आने के बाद से जो बच्चे खतरनाक व्यवसायों में काम करते थे उस पर रोक लगा दी गई इस अधिनियम के लागू होने के बाद से। जो बाल मजदूरी प्रतिबंधन विनियमन अधिनियम आया था 1986 का, तो इसके लागू होने के बाद से जो खतरनाक व्यवसाय में बच्चे कार्य करते थे उन पर रोक लगा दी गई और अन्य वर्गों के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण भी किया गया। उपरोक्त दृष्टिकोण की सामंजस्यता के संदर्भ में वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति तैयार की गई और इन्हीं दृष्टिकोण में सामंजस्यता
बनाए रखने के लिए 1987 में एक राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति बनाई गई। तो जो 1987 का जो राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति है, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इस राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए थे और कैसे कैसे बच्चों के बाल अधिकार को संरक्षण किस तरह दिया गया है। अब देखते हैं भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां। अब देखते हैं हमारे भारत देश में बाल श्रम के खिलाफ क्या कुछ राष्ट्रीय कानून और क्या कुछ पॉलिसीज बने हैं, इनके बारे में हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। भारत में बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून और नीतियां। कानून देखते हैं कौन कौन से कानून हमारे भारत में बने हैं बाल श्रम से छुटकारा पाने के लिए। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत बाल श्रम के खिलाफ क्या कुछ प्रावधान करते हैं। 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन से नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसे फैक्ट्री और खदान में उनसे काम नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री और खदान के जो कार्य होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ वो बच्चों के लायक कार्य नहीं होते हैं, उसमें बहुत खतरनाक कार्य होते हैं। खनन का जो कार्य होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तो ये बच्चों के लिए कार्य नहीं है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में प्रावधान किया गया है कि फैक्ट्री और खदान में इन बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा कार्य करने के लिए और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि बच्चों को ना ही खदान में और ना ही फैक्ट्री में काम करने दिया जाएगा और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र का शोषण ना हो तथा वे अपनी उम्र शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें। कि धारा 39E में कहा गया है। यानी कि जो हमारे DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 39E में व्यवस्था किया गया है कि राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेगी कि जो श्रमिक, पुरुष और महिला का जो स्वास्थ्य है, उनकी क्षमता, उनकी स्वास्थ्य अच्छी बनी रहे, उनकी जो क्षमताएं हैं वो सुरक्षित रह सके और बच्चों की कम उम्र में शोषण ना हो तथा अपनी उम्र और शक्ति के प्रतिकूल उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति किया जा सके, मतलब उनके उम्र और शक्ति के अनुकूल उन्हें कार्य मिले। ये कहा गया है धारा 39E में। और कहा गया है बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वस्थ व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। ये 39F में कहा गया है। यानी कि DPSP के 39F में प्रावधान किया गया है कि बच्चों के स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी और उनकी बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। यानी कि उनके बचपन, उनके जवानी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। उनका पूरी तरीके से नैतिक और भौतिक दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो उससे बचाने को, उससे संरक्षण को सुनिश्चित किया है धारा 39 में। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। यानी कि DPSP के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि संविधान जब लागू हो रहा है होने के 10 साल के भीतर राज्य के 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। धारा 45 में ये बात की गई है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत संस्थाएं हैं, यूनिसेफ है और भी अन्य संस्थाएं हैं और एक कन्वेंशन हुआ था, हम देखे संयुक्त राष्ट्र बाल संरक्षण कन्वेंशन जो हुआ था। हम आने वाले अपने लेक्चर्स में एक लेक्चर बना के और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने
संस्थाएं हैं जो कि बाल अधिकार संरक्षण से रिलेटेड कार्य करते हैं। तो आज हम देखते हैं इंडिया में जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनका क्या कार्य है ये सब देख ले रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग NCPCR सार्वभौमिकता और बाल अधिकारों की पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है। यानी कि जो ये NCPCR है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये सार्वभौमिकता और बाल अधिकारों की पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की नीतियों संबंधी सभी बच्चों के में तात्कालिकता के स्वर को पहचानता है। ये बाल अधिकारों की पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है, यानी कि इसका मानना है कि जो बालकों का अधिकार है वो अपने आप में अत्यंत पवित्र है और इसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। आयोग के लिए 0 से 18 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों की सुरक्षा को समान महत्व का कहा है, यानी कि 0 से 18 साल तक के कोई भी जो बच्चे होंगे उनका समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु आयोग की रणनीति व सिफारिशें। ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये कौन कौन से कार्य करते हैं। ये बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए आयोग की क्या रणनीतियाँ होंगी, क्या सिफारिशें होंगी, ये सिफारिश करने का भी कार्य करता है गवर्नमेंट से और अन्य संस्थाओं से, और इनकी क्या रणनीति होगी। बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए आयोग की रणनीतियाँ क्या होंगी और क्या कुछ सिफारिशें करते हैं, ये सब इनका कार्य है। शारीरिक दंड व प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दायित्व क्या है, ये इसमें बताया गया है कि किसी विधि के अधीन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाए गए उपायों की निगरानी व जांच करना, जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्तमान केंद्र सरकार को सुझाव देता है। यानी कि ये जो आयोग है ये सरकार को बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए उपाय सुझाती है, सुझाव देते रहती है और उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य से प्रभावित बच्चों के खुशी के अधिकार व अवसर को कम करती है और उसके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना। यानी कि जो बच्चा आतंकवाद से, सांप्रदायिक हिंसा से, दंगे से, प्राकृतिक आपदा से, घरेलू हिंसा से, HIV, एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, शोषण, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य से जो बच्चे प्रभावित हैं, उनके जो भी बच्चे इनसे प्रभावित हैं या फिर इन बच्चों के खुशी के अधिकार या अवसर को जो भी चीज़ें कम करती हैं, उनका उपचार कैसे किया जाए, उनके उपचारात्मक उपाय क्या क्या होना चाहिए, ये सारी सुझाव ये गवर्नमेंट को देती हैं और या फिर अन्य आयोगों को देती हैं जो कि बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कार्य करते हैं। तो हम देख रहे हैं अब कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य क्या है, कैसी सिफारिशें ये करते हैं। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी सहित किसी भी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संस्थान जहां बच्चों को हिरासत में या उपचार के उद्देश्य से या सुधार व संरक्षण के लिए रखा गया हो, वैसे बाल सुधार गृह या किसी अन्य स्थान पर जहां बच्चों का निवास हो या उससे जुड़ी संस्था का निरीक्षण करना। यानी कि निरीक्षण करने का भी कार्य करता है। बच्चों के बाल यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर किसी प्राधिकारी सहित किसी भी संस्थान द्वारा अगर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई संस्था बनाई गई है या फिर कोई कदम उठाए गए हैं, जैसे बाल सुधार गृह किसी अन्य स्थान पर जहां बच्चे रहते हैं उससे जुड़ी अगर कोई संस्था है, तो उसका निरीक्षण करने का कार्य इस आयोग का होता है। कि ये जो आयोग के जो सदस्य होते हैं वहाँ जाते हैं, जैसे बाल सुधार गृह हुआ या फिर अन्य स्थान जहाँ पर बच्चे रहते हैं, अनाथालय या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएं जहाँ बच्चे निवास करते हैं, वहाँ ये आयोग जाएंगे, आयोग वाले सदस्य जाएंगे और उसका निरीक्षण करेंगे कि क्या वहाँ पर बालकों के साथ कुछ
बुरा बर्ताव तो नहीं हो रहा है, या फिर उनके जो अधिकार हैं उनका किसी तरह से हनन तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को ये आयोग देखता है। 4, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारंभ करना और निम्न मामलों में स्वतः संज्ञान लेना। जहां, और ये जो आयोग है ये बच्चों के अधिकार का जहां उल्लंघन हो रहा है ऐसे मामलों का ये स्वयं जांच करता है और इसे स्वतः संज्ञान में लेता है। जहां बाल अधिकारों का उल्लंघन व उपेक्षा होता हो, बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का क्रियान्वयन नहीं किया गया हो, बच्चों के कल्याण और उसे राहत प्रदान करने के लिए दी गई नीति निर्णयों या फिर दिशा निर्देशों या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, जहां ऐसे मामले पूर्ण प्राधिकार के साथ उठाए गए हों। यानी कि ऐसी संस्थाएं जहां पर बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका क्रियान्वित नहीं किया जा रहा हो, या फिर बच्चों के कल्याण और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए जो नीतियां बनाई गई थी या फिर जो गाइडलाइंस दिए गए थे उनका कोई पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामलों में भी आयोग अपने कदम उठाती है। इनको अधिकार है कि वहाँ ये स्टेप ले सकती है और बच्चों के अधिकारों को के संरक्षण को सुनिश्चित करने का कार्य कर सकती है। बाल अधिकार पर बने अभिसमयों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बाल अधिकार से जुड़े मौजूदा कानून, नीति एवं प्रचलन या व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना और नीति के किसी भी पहलू पर जांच कर प्रतिवेदन देना जो बच्चों को प्रभावित कर रहा हो या उसके समाधान के लिए नए नियम बनाने का सुझाव देना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं या फिर जो कन्वेंशंस होते हैं, जो कानून और नियम बने हैं, उनका मूल्यांकन करने का कार्य भी हमारे भारत देश में ये जो बाल संरक्षण आयोग बने हैं उनका, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकार से संबंधित जितने भी कानून और नीतियां बनते हैं उनका मूल्यांकन ये आयोग करता है और उनकी जो नीतियां या फिर कानून रूल्स बने हैं उनकी जांच कर प्रतिवेदन देता है और बच्चों को अगर वो जो नीतियां हैं वो प्रभावित कर रही हैं या फिर उन्हें लगता है कि हाँ इसमें कुछ खामियां हैं तो उसमें नए नियम बनाने का ये सुझाव देने का कार्य करती है ये आयोग। अब हम देखेंगे कि ये जो आयोग है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने सदस्य भाग लिए हैं या फिर कैसे बना है ये जो आयोग है और इनकी शक्तियाँ क्या कुछ हैं। तो इनकी संरचना हुई है, केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्न सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 3 वर्ष के लिए इसके जो सदस्य होंगे इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें होते हैं अध्यक्ष जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, यानी कि इसके अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकते हैं जो बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कार्य किए हों, उत्कृष्ट कार्य किए हों। 6 अन्य सदस्य जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, हाशिए पर पड़े, उपेक्षित, अपंग व परित्यक्त बच्चों की देखभाल या बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर्स होते हैं। तो अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो बाल कल्याण के लिए कार्य किए हैं और अन्य सदस्य जो होते हैं उन्हें शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, इससे संबंधित, बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानूनों का उन्हें अच्छे से ज्ञान हो, उनको गवर्नमेंट सदस्य बनाती है 3 साल के लिए। सदस्य सचिव जो संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष होगा, उसके नीचे स्तर का नहीं। जो सदस्य सचिव है वो संयुक्त सचिव स्तर का होता है। जो इसके सचिव मतलब जो सदस्य सचिव होंगे इस आयोग में वो संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। और इनकी शक्तियाँ क्या है, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है इनकी शक्तियाँ क्या क्या है ये बताई गई है। आयोग को निम्न मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देना, उसे लागू करवाना और शपथ का परीक्षण करना। यानी आयोग क्या करेगा कि सिविल न्यायालयों की सभी शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं। इस आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। देश के किसी भी हिस्से या किसी भी व्यक्ति की सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देना। ये
ये जो है कहीं भी अगर बालकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये किसी को भी इस आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दे सकता है और जो रूल्स बनाएगा, कानून बनाएगा, उसे लागू करवा सकता है। किसी भी दस्तावेज की खोज व प्रस्तुति के लिए आदेश देना, अगर इससे बाल संरक्षण से संबंधित किसी भी तरह का रिसर्च करना है या फिर कोई दस्तावेज की खोज करना है, उसे प्रस्तुत करना है, तो इन सब से संबंधित आदेश ये देता है। और हलफनामा व साक्ष्य प्राप्त करता है। किसी भी हालात के कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्राप्ति प्राप्त करना, दस्तावेज की गवाह की जांच के लिए आयोग का गठन करना। जो मतलब दस्तावेज के जो गवाह का अगर जांच करना है तो उससे रिलेटेड अगर उन्हें आयोग की गठन करना वो जरूरी समझ रहे हैं तो उस तरह के आयोग का भी गठन किया जाएगा। ये सारी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दी गई हैं। शिकायत प्रणाली क्या है? शिकायत प्रणाली है आयोग की समक्ष वह शिकायत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में की जा सकती है। यानी कि हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8वीं अनुसूची में है उसमें हमारे भारत में जितनी भी भाषाओं को मान्यता दी गई है वो हमारे 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो जितनी भी भाषाओं को मान्यता हमारे संविधान में दी गई है उन सभी भाषाओं में हम यहाँ जाकर के शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर किसी भी बच्चे का बाल अधिकार का हनन हुआ है तो अगर आपको शिकायत दर्ज कराना है तो आप शिकायत दर्ज कराने में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिकायत में मामले का पूर्ण विवरण शामिल होगा और उस शिकायत में क्या मामला था उसका पूरा विवरण आपको देना होगा। यदि आयोग जरूरी समझे तो अन्य जानकारी हलफनामा दाखिल करने के लिए कह सकती है। अगर आयोग को लगता है कि मामला संगीन है और उन्हें और जानकारी चाहिए और हलफनामा चाहिए होता है तो ऐसा हलफनामा दाखिल करने के लिए कह सकती है। शिकायत करते समय ये सुनिश्चित कर ले कि उनमें निम्न चीज़ें स्पष्ट हो। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो उसमें देख लें कि उसमें निम्न चीज़ें स्पष्ट हो। शिकायत अस्पष्ट व सुपाठ्य हो तथा किसी छद्म नाम से दाखिल नहीं किया गया हो। वैसे शिकायत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया हो। जो मुद्दा उठाया हो वह संपत्ति के अधिकार व संविदा दायित्व जैसे सिविल विवाद से जुड़ा हुआ नहीं हो। उठाया गया मुद्दा सेवा मुद्दों से संबंधित नहीं हो। वह मामला संविधान के अंतर्गत गठित किसी आयोग या उसके अधीन कार्यरत किसी प्राधिकार के समक्ष लंबित नहीं हो। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ये देख लें कि शिकायत दर्ज कराने में किसी तरह का कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है, या जो शिकायत है वो अच्छे से लिखा तो गया है कि उसे आयोग पढ़ तो लेगा अच्छे से, या फिर भी मुद्दा जो है जो शिकायत आप कर रहे हैं वो कहीं किसी सिविल विवाद से तो संबंधित नहीं है। तो इन सारी बातों को हम शिकायत करने से पहले देखेंगे, जब हम आयोग में शिकायत करने जाएंगे तो देखेंगे। तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि चाइल्ड राइट्स क्या है, चाइल्ड का डेफिनेशन देखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र बाल संरक्षण कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में हमने देखा, किस तरह उसने डेफिनेशन दिया, क्या कुछ कैसे नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं उसको देखा, और बच्चों को कितने क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशन हुआ था उसमें बच्चों के कितने अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। इन बातों को आज हमने देखा और फिर हमने एक जो सबसे गंभीर समस्या थी बाल श्रम का उसको हमने अपने इस लेक्चर में देखा, और फिर आने वाले लेक्चर में हम और बच्चों के विकास में बाधित बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने में जो बाधाएं आती हैं वो कौन कौन सी और बाधाएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं, उनके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने अपने भारतीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया है, तो हमने आज उसे पढ़ लिया, उसकी शक्तियों को देखा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ संस्थाएं बनी हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उन समस्याओं के बारे में देखेंगे, उनके समाधान को देखेंगे। तो ये लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।